उसके बाद ये हम देख रहे थे रेट को ना, तो रेट में ये है कि हमने देखा कि ऊपर हमने इवेंट लिखना होता है, टाइम लिखना होता है, नीचे हमने पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करना होता है कि किस पॉपुलेशन में हम चेक कर रहे हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है 1000 से, तो उससे हमारा रेट आ जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे हमने डेथ रेट का देखा था, इसी तरह मैं आपको कहती हूँ कि आप बर्थ रेट निकाल लो ना, तो आप क्या लिखोगे, उस इवेंट की जगह आप बर्थ लिखोगे कि बर्थ्स इन 1 ईयर, टाइम जो आपने रखना है, जो पॉपुलेशन रखनी है उसको डिवाइड करोगे, नीचे वो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लायर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी बुक में नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रूड रेट। क्रूड रेट में क्या होता है कि जस्ट आप यही लिखते हो ना कि फॉर एग्जांपल आपने क्रूड बर्थ रेट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, क्रूड बर्थ रेट जो होती है ना, इसमें आपने नीचे जो होता है डिनोमिनेटर, उसमें आपने पूरी पॉपुलेशन लेनी होती है, तो आप पूरी पॉपुलेशन लिखोगे कि टोटल जो पॉपुलेशन थी, क्योंकि आपने पॉपुलेशन को नीचे लिखना होता है, और उसमें से आपने क्या लिखना होता है ऊपर क्रूड बर्थ रेट के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्ड्स कितनी हुई थी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्ड्स आपने ऊपर लिखी जो कि इवेंट है, और उसको आपने किसके साथ, मतलब ईयर आपने डिफाइन कर दिया, टाइम आपने डिफाइन कर दिया कि 1 साल के अंदर मैंने चेक करना है, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। अगेन ऊपर इवेंट है, टाइम है, नीचे पॉपुलेशन है, तो ये आपका बन गया क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। कि टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन 1 ईयर इन डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000, तो ये आपका क्रूड बर्थ रेट है। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने इवेंट को भी डिस्क्राइब करना है कि इवेंट आपका डिजीज आपकी डेथ है, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि डिजीज़ को भी डिस्क्राइब कर दो कि टोटल नंबर ऑफ़ जो इवेंट आपने लिखना है कि उसमें जो इवेंट है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि टीबी की वजह से कितनी डेथ्स हुई, तो आप ये लिखोगे इवेंट की जगह कि टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स फ्रॉम टीबी, ठीक है, इवेंट की जगह आप लिख दोगे, और कितने साल में हुई, 1 साल में, तो 1 साल में कितनी टीबी से डेथ्स हुई डिवाइडेड बाय आपने डिवाइड करना है उससे कि आप किस में चेक कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप मिड ईयर पॉपुलेशन की चेक कर रहे हो, तो आप नीचे मिड ईयर पॉपुलेशन लिखोगे, ठीक है। अगर आप चेक कर रहे हो कि फ़िलहाल जगह पे कितनी हुई, आप नीचे प्लेस डिफ़ाइन कर दोगे, जस्ट आपने नीचे प्लेस को डिफ़ाइन करना होता है। मतलब मसला ये है ना, मतलब ये है इसका कि पॉपुलेशन क्या है, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्रूड डेथ रेट क्या होगी कि नंबर ऑफ़ डेथ्स मतलब इवेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब टाइम डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन विच इज़ द नीचे पॉपुलेशन लिखी और ये मल्टीप्लायर, तो इवेंट टाइम पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, वही चीज़ 4 चीज़ें आ रही है ना। यही अगर आपने स्पेसिफिक डेथ रेट फाइंड करना है, तो उसमें आप स्पेसिफिसिटी चले जाओगे कि स्पेसिफिक जो कॉज है, मतलब फॉर एग्जांपल टीबी की वजह से, फॉर एग्जांपल कोविड की वजह से, फॉर एग्जांपल आप कोई भी डिजीज़ ले लो, आप ले लो मीज़ल्स ले लो, ठीक है, कि स्पेसिफिक डेथ रेट में आप क्या करोगे, कॉज को डिफाइन करोगे, टाइम को डिफाइन करोगे, एज को डिफाइन करोगे, या जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसको डिफाइन करोगे। फॉर एग्जांपल आपने स्पेसिफिक डेथ रेट में उसको स्पेसिफाई कर देना है, टाइम को स्पेसिफाई कर देना है, कॉज को स्पेसिफाई कर देना है, मतलब एज ग्रुप जो है उसको स्पेसिफाई कर दिया आपने, फीमेल्स या मेल्स मतलब जो भी जेंडर है उसको स्पेसिफाई कर दिया, तो स्पेसिफिक डेथ रेट में आप स्पेसिफाई करते हो। क्रूड में आप जस्ट ओवरऑल लिखते हो कि ओवरऑल पॉपुलेशन में कितनी डेथ्स हुई हैं, उसको हर चीज़ को आप डिस्क्राइब नहीं करते कि किस की वजह से डेथ्स हुई हैं, किस पॉपुलेशन में हुई हैं, आप उसको ओवरऑल डिस्क्राइब नहीं करते कि जेंडर क्या है और क्या उसकी जो है ना मतलब जेंडर क्या है और उसकी एज क्या है, उसको आप स्पेसिफाई ना करो तो डैट इज़ क्रूड डेथ रेट। अगर आप उसको स्पेसिफाई कर दो हर चीज़ को तो डैट इज़ स्पेसिफिक डेथ रेट। नेक्स्ट आ जाती है चीज़ रेशो। रेशो क्या होता है कि इट इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ टू नंबर्स, और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि इसमें जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। जैसे हमने रेट में देखा था, उसमें डिनोमिनेटर का पार्ट था ना न्यूमिनेटर, वो कैसे कि पूरी पूरी पॉपुलेशन में कितनी डेथ्स हुई हैं, पूरी पॉपुलेशन के अंदर डेथ्स हुई हैं ना, मीन्स दैट के उसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का पार्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर पार्ट नहीं होगा। आप खुद देखें ना, फॉर एग्जांपल इन्होंने सेक्स रेशो निकाली हुई है, नीचे इन्होंने जो है वो मेल्स लिखे हुए हैं, ऊपर इन्होंने फीमेल्स लिखी हुई हैं। अब मेल्स का जो पार्ट है वो फीमेल तो नहीं है ना, फीमेल एक अलग चीज़ है, मेल्स अलग चीज़ है, वो एक दूसरे का पार्ट नहीं है। तो अगर हमने सेक्स रेशो फॉर एग्जांपल फाइंड करनी है, या हम ये कह सकते हैं डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो आपने निकालनी है, तो डॉक्टर एक अलग पॉपुलेशन है और ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन एक अलग चीज़ है, तो वो एक दूसरे का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसमें डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता न्यूमिनेटर, इस वजह से वो चाइल्ड वुमेन रेशो है, तो इसमें चिल्ड्रन मतलब बच्चे अलग हैं, वुमेन अलग हैं, तो अलग अलग पॉपुलेशन है, तो उसमें भी क्या होगा कि चिल्ड्रन आर नॉट द पार्ट ऑफ वुमेन। तो ये क्या होता है कि इसमें डिनोमिनेटर जो होता है ना उसका पार्ट नहीं होता न्यूमिनेटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि रेशो में हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेशो है, क्योंकि इसमें उसी तरह जैसे टाइम स्पेसिफिकेशन रेट के अंदर थी, इसमें नहीं है, उसमें जैसे मल्टीप्लायर था यहाँ पे नहीं है रेशो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं रेशो को फाइंड आउट करने वाली। एक तो इसमें टू क्वांटिटीज़ के दरमियान में एक रिलेशन बताया जाता है, ठीक है, कि फीमेल्स के मुकाबले में मेल्स कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि मेल्स 2 हैं फीमेल्स के मुकाबले में,
5 फीमेल्स हैं 2 मेल्स हैं। तो इससे ये जस्ट आपको 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान में 2 वेरिएबल्स के दरमियान में कंपैरिजन बता रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ रेशो। इसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, इसमें कोई मल्टीप्लायर नहीं होता, इसमें कोई टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। फिर होती है हमारे पास प्रोपोर्शन होती है। प्रोपोर्शन को हम परसेंटेजेस की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। इसमें भी न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर का पार्ट होता है जस्ट लाइक रेट, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है। ये भी रेशो होता है, इज़ अ रेशो विच इंडिकेट्स द रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होल, कि एक होल चीज़ है उसका एक पार्ट है, ठीक है, उसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है कि 100 जो है ना कैटल है और 58 उसमें से जो है ना डिजीज़्ड है, मतलब उनको डिजीज़ है। तो आप रेशो कैसे निकालोगे? आप जस्ट क्या करोगे कि जो डिजीज़्ड होंगी ना उनको आप ऐसे करोगे, रेशो किसकी निकालोगे, नॉन डिजीज़्ड की। तो इसमें डिजीज़्ड कितनी है, 58 है ना, ठीक है। 58 डिजीज़्ड है और रिमेनिंग 100 में से कितनी रह गई जो नॉन डिजीज़ थी, 42। तो आप रेशो को ऐसे निकालोगे कि 58 डिजीज़्ड हैं, 42 नॉन डिजीज़्ड हैं। तो रेशो इस तरह से निकलेगी। लेकिन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगी? अगर आपको वही क्वेश्चन देंगे और आपको पूछेंगे प्रोपोर्शन कितनी है ना कैटल की, कि 100 कैटल है और उसमें से 58 डिजीज़्ड हैं, तो अब आपने प्रोपोर्शन निकालनी है। तो आप क्या करोगे कि आप 58 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, ठीक है, कि 58 डिवाइडेड बाय 100, कि 58 जो हैं वो पूरी पॉपुलेशन जो उनकी थी उसमें से डिजीज़्ड है। आप उसकी रेशो में नहीं निकाल रहे, रेशो नहीं निकाल रहे डिजीज़ नॉन डिजीज़ की। तो ये आपको समझ आनी चाहिए कि सेम क्वेश्चन है और आपसे 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, रेशो या प्रोपोर्शन। फिर आपने बताना होता है कि प्रोपोर्शन इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द होल, लेकिन रेशो क्या है, 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन है। आई होप इसकी समझ आ गई होगी आपको। मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी होते हैं जो एक्चुअली होती हैं ये ना, पेरीनेटल मोर्टेलिटी हो सकती है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी या मैटरनल मोर्टेलिटी होती है। ये सारे रेट्स होते हैं। ये आपके जो है क्वेश्चन में आ सकता है, बल्कि आया भी हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट्स के नाम लिखे ना, तो इसमें आपने 3 लिखने होते हैं मोस्टली, न्यूनेटल, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स। ये होते हैं, ये रेट्स क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें हम पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं कि न्यूनेटल है, इन्फेंट है या मैटरनल है। हम टाइम डिसाइड करते हैं, टाइम बताते हैं कि किस साल में, किस महीने में, किस या फिर किस हफ्ते में हुआ उनकी डेथ हुई, ठीक है। और फिर हम इवेंट को डेथ मतलब डिस्क्राइब कर देंगे, हम पॉपुलेशन को, हम टाइम को और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से ना। तो इस तरह से ये डिफरेंट रेट्स होते हैं जो कि एक्चुअली इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी में मैंने आपको 2 बता दिए हैं, क्रूड डेथ रेट क्या होती है और ये भी बता दिया कि स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और पूछा जाता है कि केस फर्टिलिटी रेट क्या होता है। केस फर्टिलिटी रेट फॉर एग्जांपल कोविड-19 है ना, तो उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो एक डिजीज़ को मतलब एक बंदे को मारेगी, ठीक है। किलिंग पावर ऑफ डिजीज़ कितनी है, कि एक डिजीज़ एक बंदे को कितना मार सकती है, किस हद तक मार सकती है, कितने, ठीक है। नंबर ऑफ केसेस कितने हैं कोविड के और उसमें से डेथ्स कितने लोगों की हो रही हैं। दिस इज़ अ केस फर्टिलिटी रेट। जितने ज़्यादा वो डिजीज़ किसी लोगों को मारेगी ना, इट मीन्स कि उसका केस फर्टिलिटी रेट उतना ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस द केस फर्टिलिटी रेट। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें टाइम को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये रेट है, इसमें हम पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करेंगे किस पॉपुलेशन में है, तो वो रेट बन जाएगा सिंपल। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस, टोटल जितने भी केसेस कोविड-19 के फॉर एग्जांपल हो रहे हैं, अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो उसमें कितने लोगों की डेथ्स हो रही हैं उसकी वजह से। फिर होता है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। इसमें इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कि जिसमें स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से क्या हो रहा है और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है। स्पेसिफिक डिजीज़ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टीबी की वजह से लोगों की कितनी डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, सॉरी, टीबी की वजह से कितने लोगों की डेथ्स हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू टीबी ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द, मतलब उस साल में जितनी भी डेथ्स किसी भी वजह से हो रही थी, मलेरिया की वजह से, डेंगू की वजह से, कोविड की वजह से, जिस मर्जी डिजीज़ की वजह से उस साल में जितनी डेथ्स हुई, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर हम नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे जो न्यूमिनेटर होगा वहाँ पे हम लिखेंगे कि टीबी की वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली द प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू टीबी, ठीक है, कि टीबी की डेथ्स कितनी हो रही हैं टोटल डिजीज़, टोटल डेथ्स के अंदर से। फिर होता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इसमें क्या होगा, सिंपली हम ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना हो रहा है और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स किसी भी डिजीज़ की वजह से हो रही है, मलेरिया की वजह से, डेंगू की वजह से, टीबी की वजह से, कोविड-19 किसी मतलब ओवरऑल जो साल में या किसी भी पीरियड में डेथ्स हो रही हैं उसमें से अंडर 5 जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी कितनी डेथ्स हो रही हैं। दिस इज एक्चुअली द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। फिर होता है सर्वाइवल रेट। इसमें ये होता है कि हम नीचे लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स डायग्नोज्ड और ट्रीटेड,
मतलब हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आए उनको हमने डायग्नोस किया कि इनको ये डिज़ीज़ है या ये डिज़ीज़ है, और उनको हम ट्रीटमेंट उनका हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो हम नीचे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड, मतलब जिनको हमने डायग्नोस किया और जिनको हम ट्रीट करें हैं उनको हम नीचे लिखेंगे, और ऊपर हम किनको लिखेंगे न्यूमिनेटर में कि टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अलाइव आफ्टर 5 ईयर्स के 5 साल तक कौन ज़िंदा रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम 5 ईयर का पीरियड ही लेते होते हैं कि हमने जितने भी लोगों को डायग्नोस करके ट्रीट करना शुरू किया हुआ है उनमें से कितने लोग 5 साल तक ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे सर्वाइवल रेट। ठीक हो गया। फिर होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है ना, इसकी होती हैं 2 टाइप्स होती हैं। इसमें हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उसको अगेंस्ट हम मेजर कर रहे होते हैं ना। तो इसके 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इवेंट्स और द मोर्टेलिटी रेट्स इन ईच एज ग्रुप विद इन द पॉपुलेशन, एक पूरी पॉपुलेशन है और उसके हर एज ग्रुप में, मतलब जितने भी एजेस के लोग हैं, हमें पता है कि उनके अंदर कितनी जो है मोर्टेलिटी हो रही है ना। तो जो भी इवेंट्स हैं, मोर्टेलिटी के अलावा भी कितने इवेंट्स हो रहे हैं, हर मतलब पूरी पॉपुलेशन की हर एक एज के लोगों का हमें पता होता है कि इनमें डेथ्स कितनी हो रही हैं, इनमें बर्थ्स कितनी हो रही हैं, इनमें मैरिजेस कितनी हो रही हैं, इनमें डाइवोर्सेस कितनी हो रही हैं, हमें हर एक चीज़ का पता होता है। उसके साथ हम कंपेयर करते हैं दूसरी पॉपुलेशन को, ठीक है, कि उस पॉपुलेशन को स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उसके अगेंस्ट दूसरी दूसरी पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्यों उसको इनडायरेक्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता ना, कि जहाँ पे हमें किसी भी पॉपुलेशन जो है उसकी इवेंट्स का नहीं पता होता, तो फिर हम उसमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड जो हमारे पास होता है डायरेक्ट, उसमें क्या करते हैं, हम टोटल पॉपुलेशन लेते हैं कम्युनिटी की, उसमें से हम जो हमने एस्टिमेट किया होता है वो हम ऊपर लिख लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टोटल पॉपुलेशन एक कम्युनिटी की है और उसमें जो हमने एस्टिमेट किया था ना डेथ्स को, वो जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन थी उसके साथ कंपेयर करके हमने देखा कि अगर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में इतनी डेथ्स हो रही हैं तो ये जो हमने पॉपुलेशन ली हुई है इसमें भी इतनी डेथ्स होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन उस कम्युनिटी के ले लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या लिख लेते हैं कि उसमें जो हमने एस्टिमेटेड डेथ्स कैलकुलेट की होती हैं हम उनके ऊपर लिख देते हैं। उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज ये मल्टीप्लायर होना लाजमी है रेट के अंदर। तो फिर हमें डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन से आंसर पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इनडायरेक्टली हम इसमें हमें कोई स्टैंडर्ड तो सेट होता नहीं है, इसमें जस्ट हमने एक्सपेक्ट किया होता है और ऊपर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड एट स्टैंडर्ड और इसमें हम जो मोस्टली यूज़ होता है दिस कैन बी और MCQ कि सबसे ज़्यादा जो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ होता है जिसको हम मेजर कर रहे होते हैं डैट इज़ द मोर्टेलिटी रेशो, ठीक है। मोर्टेलिटी रेशो को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्सपेक्टेड डेथ्स हम नीचे लिखते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कोई स्टैंडर्ड के अलावा, ठीक है। और फिर हम उसको ऊपर जो ऑब्जर्व्ड केसेस देख लेते हैं कि जितनी हमने एक्सपेक्ट किए उसमें से जो ऑब्जर्व्ड केसेस आए हैं वो क्या हुए हैं फिर। तो इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, इसका हमें ये फ़ायदा होता है ना कि हमने एक्सपेक्ट किया था फॉर एग्जांपल कि एक कम्युनिटी में अगर 1000 लोग हैं तो उसमें से हमने एक्सपेक्ट किया था कि 200 लोग मरेंगे, ठीक है, मोर्टेलिटी अगर हम कैलकुलेट करें। लेकिन जो हमने ऑब्ज़र्व किया वो हमने किया कि फॉर एग्जांपल हमने ऑब्ज़र्व क्या किया कि 300 लोग मर रहे हैं। जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। इट मीन्स कि हमें कोई ना कोई अब यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ऐसी प्रिवेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा हो रही है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो रही है, हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये इसलिए यूज़ होता है फिर। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रोपोर्शन करना है रेट या रेशो होगा ना। तो अगर तो न्यूमिनेटर जो है वो पार्ट है डिनोमिनेटर का तो डैट कैन बी रेट, डैट कैन बी प्रोपोर्शन। लेकिन अगर नहीं है तो डैट इज़ रेशो। अगर वो उसका पार्ट है तो फिर वो रेट और प्रोपोर्शन दोनों हो सकते हैं ना। लेकिन ये होता है कि फिर हमने टाइम को देखना होता है। अगर तो टाइम इंक्लूडेड होता है तो रेट होता है, अगर टाइम इंक्लूडेड नहीं होता तो प्रोपोर्शन होती है। फिर हमने बात करनी है थोड़ी सी, हम स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेंट्स जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। फिर ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा SCQs के लिए भी ना। तो इसमें ये देख लें कि फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इंसिडेंस होती है, प्रेवलेंस होती है। थोड़ा सा इनका ब्रीफ सा मैं रिव्यू दे देती हूँ स्टार्ट में कि जो इंसिडेंस होती है ना उसमें न्यू केसेस होते हैं, न्यू केसेस जो कि जबकि जो हमारी होती है प्रेवलेंस, ठीक है। प्रेवलेंस क्या होती है कि पुराने केसेस प्लस न्यू केसेस, उन दोनों को हम क्या कहेंगे, प्रेवलेंस। दिस इज़ अ प्रेवलेंस। और न्यू केसेस क्या होंगे कि जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस मतलब कि अभी कोई न्यू केस आया एकदम से, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंस होगा। लेकिन प्रेवलेंस होगी पुराने जितने भी केसेस थे प्लस जो अभी न्यू केसेस आए हैं इस टाइम, प्रेजेंट टाइम के अंदर, इसको हम कहेंगे प्रेवलेंस, ठीक है। सो इंसिडेंस रेट क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।